आज हम लेकर आ गए हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि एक गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि परेशानियों के बावजूद रोजाना थोड़ा हंसने हंसाने का अभ्यास करते रहने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। मतलब देखते हैं आप अपनी की ज़िंदगी में कितनी सारी परेशानियां होती है, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा हंसे हंसाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास और सुरक्षा है उसकी भावना जो होगी वो बढ़ जाएगी। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आसपास में जो हमारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनमें भी हमें खुशी फैलाती है। यानी कि इससे सिर्फ हम ही खुश नहीं हो सकते हैं, हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो भी खुश रहते हैं। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। अगर हम खुश रहेंगे तो ये सिर्फ हमें खुशी प्रदान नहीं करेगा बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेगा और आसपास के लोग भी काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरे को परेशान कर सकता है। हंसी मजाक से टेंशन रिलीज होती है, मन हल्का होता है। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि इतना हंसना बेमतलब की बातों में हंसे कि हमें ये परेशानी देने लगे खुशी की जगह पे। ठीक है, तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हंसते रहने से जीवन की कड़ी वास्तविकताओं में से लगातार थकावट का एहसास, अज्ञात डर और तरह तरह की झुंझलाहट से क्या मिलती है, रिलीफ यानी कि राहत मिलती है। मन की खुशी और शक्ति से कार्य शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों ना हम आपसी भेदभाव मिटाकर अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें ताकि एक दूसरे से अपने दुख दर्द खुशी अपनी सफलताओं के सुखद अनुभव बांट सके और आपसी मेलजोल और आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी से जी सके। कितना प्यारा गद्यांश था। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि जीवन की मजबूत सच्चाई, ऑप्शन बी है जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी है जीवन की सच्चाइयाँ, ऑप्शन डी है जीवन के यथार्थ की श्रृंखला। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ। ठीक है, उसमें था जीवन की कड़ी वास्तविकता यानी जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं उनसे तात्पर्य है ये जीवन की क्या है, कड़ी वास्तविकता है कि जीवन के अंदर अगर लाइफ है आप जी रहे हैं तो संघर्ष और कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्यों ना हम ये सबको हंसी से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता का तात्पर्य जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयों से होता है, क्योंकि गद्यांश में जीवन में हंसी के महत्व को क्या किया गया है, दिखाया गया है कि मात्र हंसने से ही हमारे जीवन की कितनी समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है मित्रता, ऑप्शन बी है कार्य करने की शक्ति, ऑप्शन सी है पारिवारिक कलह, ऑप्शन डी है पारिवारिक प्रसन्नता। तो मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। देखो इसमें निगेटिव काट दो, पारिवारिक कलह में तो वृद्धि होगी नहीं, परिवार में तो खुशी बढ़ेगी ना अगर हम खुशियां शेयर करेंगे, ना कि कलह बढ़ेगी, तो ये भी हटा दो। तो इसमें मित्रता बढ़ेगी, कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। किसमें होती है, कार्य करने की शक्ति। हमारे गद्यांश में भी कहा गया था कि जब हमारा मन शांत और खुश रहता है तो कार्य करने की शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। मन के अशांत होने से बने हुए कार्य भी क्या जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। देखे रहे होंगे आपने कई बार कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसी होती हैं, खुशी खुशी निपटती हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसे निपटती हैं, दुखी दुखी होकर निपटती हैं। अच्छी खासी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जिससे झुंझलाहट का जन्म होता है और आगे चल के ये झुंझलाहट बीमारी का रूप ले लेती है। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही झुंझलाना महसूस कर देते हैं जब दुखी होते हैं और धीरे धीरे बीमारियों का ये रूप ले लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है। ऑप्शन ए है भेदभाव की कठोर भावना, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ऑप्शन सी है हंसने हंसाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है हास्य व्यंग्य करने का कौशल। सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो भेदभाव की भावना तो बढ़ेगी नहीं, हंसने हंसाने तो प्रेम बढ़ता है ना कि भेदभाव बढ़ता है, तो बकवास से ही हटा दो।
आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल सही। हमारे गद्यांश में भी था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है। हमारे 28/12/2022 को क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऑप्शन ए है व्यायाम, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन डी है शारीरिक परिश्रम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंसना। गद्यांश में कहा गया था कि हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हंसना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना लाभकारी है और हंसने से शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, मजबूत रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी है चिंता से मुक्ति, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन डी है सुरक्षा की भावना में वृद्धि। तो बताइए कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मविश्वास में कमी, क्योंकि साफ कहा गया था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ना कि कमी आती है। उसने कमी कह दी इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, चिंता से मुक्ति होती है, सुरक्षा की भावना में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि आत्मविश्वास में कमी हंसने हंसाने का लाभ नहीं है, जबकि गद्यांश के अनुसार मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंता से मुक्ति और सुरक्षा की भावना में वृद्धि हंसने हंसाने के प्रमुख लाभ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झुंझलाहट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है हट, ऑप्शन बी है लाहट, ऑप्शन सी है आहट, ऑप्शन डी है ऐट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहट। झुंझलाहट में आहट प्रत्यय है। झुंझ प्लस आहट बराबर झुंझलाहट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है, देखो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है तो आप सीटेट की हिंदी इजीली कर सकते हैं, और सीटेट की हिंदी में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 30 आप सही कर सकते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपकी हिंदी जो की थ्योरी आती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि झुंझलाहट में आहट प्रत्यय युक्त है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है दुख दर्द, ऑप्शन बी है मान सम्मान, ऑप्शन सी है हंसी मजाक, ऑप्शन डी है तरह तरह। द्वंद्व समास बेसमास होते हैं तो की विशेषता समान होती है, जैसे कि माता पिता दिन रात, वैसे ही द्वंद्व समास को विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी तरह तरह। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि तरह तरह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सभी द्वंद्व समास हैं। ठीक है, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं विग्रह करने पर और अथवा एव लगे हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे मान सम्मान का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेंशन शब्द है, यानी टेंशन शब्द में क्या है। ऑप्शन टेंस है कि तत्समय टेंशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि तद्भव है, ऑप्शन सी है आगत है, ऑप्शन डी है देशज है। तो बताइए, देखो जैसे संस्कृत के होते हैं संस्कृत में ही रहते हैं तो तत्सम होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं तो तद्भव होते हैं, जो किसी कहीं और से आते हैं उन्हें आगत कहते हैं, जबकि जो हमारे हिंदी के होते हैं जैसे कहीं से नहीं आते हैं पुराने शब्द होते हैं जैसे उन्हें देशज कहते हैं, देसी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे कि लोटा है खिड़की है। बताइए टेंशन कौन सा शब्द है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी आगत। ठीक है, टेंशन जो है वो आगत शब्द है। अगर ये व्याख्या कह रही है कि टेंशन आगत शब्द है क्योंकि ऐसे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषा के हों परंतु हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे आगत अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो बाहर से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं तो उसे हम आगत शब्द कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं,
हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपसे पूछ रहेगा कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप कहना 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। अच्छा, इसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु आदि, ये सब किसके हैं? संस्कृत के हैं। लेकिन अग्नि का अग्नि ही प्रयोग करेंगे, क्षेत्र का क्षेत्र और वायु का वायु प्रयोग करेंगे तो ये तत्सम कहलाएंगे। मतलब वे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, वैसे अगर अग्नि का हम आग कर देंगे, क्षेत्र का हम खेत कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आग का अग्नि, खेत का क्षेत्र और रात का रात्रि। ठीक है, जैसे कि अग्नि को हम आग के रूप में, क्षेत्र को खेत के रूप में और रात्रि को रात के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये अग्नि, क्षेत्र और रात, अग्नि, क्षेत्र और रात्रि तत्सम है, आग, खेत और रात तद्भव है। देशज क्या होते हैं? वे शब्द जो क्षेत्रीय जनमानस द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी, थैला, खटखटाना, ये सब होते हैं देशज क्षेत्र। ठीक है, सामान्य भाषा में जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर हमारा चौथा होता है विदेशी। ये कौन कौन से होते हैं? विदेशी लोगों के संपर्क के माध्यम से उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, उनका वही लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं और उनके शब्द हम प्रयोग करने लगते हैं, वो विदेशी कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल है, अनार है, आम है, कैंची है, पुलिस है, टेलीफोन है, ये सब कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। ठीक है, और नवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये भी गद्यांश है। एक गद्यांश हमारा निपट गया, अब दूसरा गद्यांश आ गया। टोटल 2 गद्यांश आते हैं। दूसरा गद्यांश कह रहा है कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विकल्प हमें उपयुक्त चयन करना है। गद्यांश काफ़ी ईजी होते हैं, बस इन्हें अच्छे से पढ़ना होता है। गद्यांश कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को पक्का भौतिकवादी बनाकर उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। विज्ञान यानी साइंस ने क्या किया है कि मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है और उसका जो विवेक है यानी सोचे समझने की क्षमता, उस पर क्या डाल दिया है? पर्दा डाल दिया है। उसके मन की चिर शांति और आनंद भाव भी छीन लिया है। अब मनुष्य को ना ईश्वर का भय है ना पतन का, मतलब मनुष्य क्या है? ना तो ईश्वर का भय कर रहा है, डर रहा है, ना ईश्वर से ना ही पतन से। विज्ञान ने जहाँ यंत्र दिए वहीं यंत्रों द्वारा बेकारी भी दी है। कारखानों के स्वामियों के हाथ में पूंजी देकर तथा मजदूरों को फटेहाल लगकर विज्ञान ने वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष का कारण होने से विज्ञान ही इस संसार में निरंतर मतलब लगातार अशांति का कारण बनकर पारस्परिक मतलब एक दूसरे से विदेश का विस्तार कर रहा है। दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर सच पूछो तो विज्ञान अपने आप में कैसा है? निर्दोष है। मतलब विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष स्वयं मनुष्य जाति की अपनी इच्छाओं और तृष्णा के विस्तार का है, जो उसके सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना उसे सिखा रही है। ठीक है, पहला कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है भौतिकवादी, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है विवेकशील। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, भौतिकवादी। ठीक है, विज्ञान ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया? भौतिकवादी। ठीक है, जिसमें ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से देखकर आपको गद्यांश से देखकर आंसर देने होते हैं। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान के कारण देश उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए है लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है लोगों के बीच भेदभाव, ऑप्शन सी है लोगों के बीच सौहार्द, ऑप्शन डी है लोगों के बीच संघर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोगों के बीच संघर्ष। विज्ञान के कारण लोगों के बीच जो संघर्ष है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? ऑप्शन ए है ईश्वर और समाज का, ऑप्शन बी है समाज और पतन का, ऑप्शन सी है ईश्वर और पतन का, ऑप्शन डी समाज और कल्याण का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ईश्वर और पतन का। अविवेकी मनुष्य को ईश्वर और पतन का भय नहीं रहता है। ठीक है, अब हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार जो अविवेकी मनुष्य होता है उसको ईश्वर का और पतन का भय नहीं रहता है। विज्ञान ने मनुष्य के विवेक पर भौतिकता का क्या डाल दिया है? पर्दा डाल दिया है, जिससे मनुष्य अपने लाभ हानि को पहचानने की स्थिति में नहीं है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान ने डेस और डेस को जन्म दिया है। ऑप्शन ए है अशांति और विवेक, ऑप्शन बी है अशांति और विदेश, ऑप्शन सी है विवेक और यंत्र, ऑप्शन डी है यंत्र और भौतिकता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशांति और विदेश। विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान के स्थान पर अशांति और विदेश हो। पूर्ण वाक्य होगा विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि ऑप्शन ए वह अपनी इच्छाओं को दबाता चला गया, ऑप्शन बी है वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका, ऑप्शन सी है मनुष्य के पास विवेक था जिसका प्रयोग देर से हुआ, ऑप्शन डी है मनुष्य का वास्तविक दुश्मन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। ठीक है, मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है ना। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, वो कर जाते हैं उपसर्ग। जैसे कि विज्ञान में बी प्लस ज्ञान इनसे मिलकर बना है बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, आ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। तो इन सबसे जो होते हैं स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही कि विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना होता है। वे शब्द के अंश जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बी प्लस शेष, विशेष, आ प्लस जन्म, आजन्म आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्दा डाल देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए खिड़की पर पर्दा डालना, ऑप्शन बी है आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी है कम बुद्धि का होना, ऑप्शन डी सच्चाई का पता ना लगना। पर्दा डाल देना का मतलब होता है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी से जाएगा सच्चाई का पता ना चलना। पर्दा डाल देना मतलब सच्चाई का पता ना चलना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्दा डाल देना सच्चाई का पता ना लगना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। दूसरा है कि मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो पहला है कि ये सही है लेकिन बी गलत है, दूसरा है कि बी सही है लेकिन ए गलत है, तीसरा है कि और बी दोनों सही है और ए बी का कारक है, और चौथा है और बी दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है बी का कारक है। यानी कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। यानी कि हम ऐसी विधि से जो होते हैं जो कि मौन विधि होती है वो हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मौन विधि में शिक्षार्थी वैज्ञानिक और अन्वेषक होता है जो अनुभवों अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी जो है वो समझ बनाता है। ये भी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो एक वैज्ञानिक ये अन्वेषक है जो मनुष्य और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ है उसको बनाता है। इस तरह से दोनों सही हैं। लिखित पठन सामग्री को बिना बोले मन में ही पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाती है। अच्छा, मौन वाचन होता क्या है? कोई पठन सामग्री होती है इसको हम बोलते नहीं है, मन में ही पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है मौन वाचन। इससे जो होता है बच्चे अच्छा से समझ सकता है। और अगर वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर वो मस्तिष्क के अंदर पढ़ेगा, चुप रहकर पढ़ेगा, अपने सारी चीज़ें कैसे क्या है उसको समझ के पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार मौन वाचन में क्या होता है? निपुणता का आना, व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है, जो भाषा की दक्षता होकर अधिकार का सूचक है। ठीक है, जो क्या होता है भाषा की दक्षता बना देता है। मौन वाचन में श्वासोर वाचन की अपेक्षा कम थकान लगती है और मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं छात्रों की बोध शक्ति का विकास। तो क्या होता है कि जो मौन वाचन करते हैं उनसे थकान भी कम होती है, बोध शक्ति का उनके विकास होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, यानी स्वयं से पढ़ने की आदत जो उनमें विकसित हो जाती है। मनन और तर्क करने की क्षमता, यानी वो किसी चीज़ में तर्क कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, और साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी परिचय वो होता है उनके अंदर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए,
ऑप्शन बी है अध्यापक सत्ताधारी और जो विद्यार्थी है वो मौन ग्रहण करता होना चाहिए। तीसरा है कि अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। और चौथा है कि अध्यापक, निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। ठीक है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच यही संबंध होना चाहिए कि जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं दोनों ही क्या हों, साझेदार हों, यानी कि एक दूसरे की बातों को समझने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलते चले जाएं, स्टूडेंट्स कुछ ना समझे, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स बोलते चले मैं टीचर को कुछ समझ में ना आए। ये तो गलत होगा ना, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके ही वो समझ सकते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और शिक्षार्थी और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। भाषा की कक्षा में शिक्षण कार्य जो होता है वो तभी सफल होता है जब विद्यार्थी भी शिक्षण में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और अन्यथा शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाता है। विद्यार्थियों को अपने प्रश्न लगातार अध्यापक से क्या करने चाहिए, पूछने चाहिए, क्योंकि पाठ में उत्पन्न शंका का निवारण न होने की दशा में छात्र पाठ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जो एक छोटा सा बच्चा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो टीचर से अगर पूछेगा नहीं तो उसे समझ में कैसे आएगा। अगर कोई भी अगर मान लीजिए राइटिंग में दिक्कत है या फिर समझाने में दिक्कत है तो बच्चा पूछ सकता है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बता दीजिए, सर वो क्या लिखा है आप मुझे बता दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। अगर टीचर ने डांट दिया कि तुमको समझ में नहीं आया, तो बुद्धू हो तो बच्चा पूछेगा ही नहीं, पूछेगा नहीं तो वो गलत लिखेगा, गलत लिखेगा तो उसे समझ गलत पढ़ेगा, गलत पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, गलती समझेगा। तो इस तरह से बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। एक टीचर है, आप एक टीचर बनेंगे भविष्य में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका आराम से आंसर देना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है कार्य आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी है समुदाय आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन डी है सुझाव कोर्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, समुदाय आधारित भाषा अधिगम। भाषा की शिक्षण में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा की कक्षा में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। परामर्श का मुख्य लक्ष्य होता है कि छात्रों में आत्म साक्षात्कार और सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूची पाठ्यक्रम में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी है विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण, ऑप्शन डी है पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समूची पाठ्यचर्या में जो भाषा का केंद्र बिंदु है वो सभी विषयों जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भाषा समझ के साथ प्रयोग करना सिखाना। भाषा शिक्षार्थी को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में ड्रिल करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था, शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने ये कल पूरा पढ़ लिया था। ये अध्यापिका क्या करवा रही है, मतलब एक जो है वो क्लास चल रही है, उसमें जो टीचर है उसने कुछ करवा रही है, उसमें वो क्या करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने ये पत्र कल लिखा था, उसने उपन्यास पूरा किया, उसने कल पूरा कर लिया। तो ये कर क्या रही है। ऑप्शन ए है कि संरचनात्मक अभ्यास, ऑप्शन बी है कार्यात्मक अभ्यास, ऑप्शन सी है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक अभ्यास। ठीक है, ये क्या कर रही है, संरचनात्मक अभ्यास। वाली व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त के संदर्भ में अध्यापिका संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। शिक्षार्थियों के बीच अर्थ निर्माण और समझ के विकास के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला सीखने का माहौल संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षार्थियों को विभिन्न आयामों का अनुभव प्रदान करता है, यानी कि अध्यापिका है वो संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है क्योंकि इसके बीच में क्या अर्थ का निर्माण करना और बच्चों को समझ के माध्यम से सिखाना कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
रहा है तो वही संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। इससे उसे क्या बोलते हैं, विभिन्न आयामों के अनुभव जो होते हैं वो प्रदान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रिएशन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है ब्रूनर का सिद्धांत, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए जो टीचर है वो कार्य संबंधित कुछ संकेत या फिर प्रतिरूप उन्हें बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृत्य क्रम में बदल दिया है। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांप लिया है और अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत और प्रतिरूप बताती है। इसके आधार पर क्या होता है कि विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत्य क्रम में बदल दिया है। तो ये उदाहरण के सिद्धांत का है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बालक की भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक अपने घर, परिवार और समाज से जो कुछ भी सुनता है वही सीखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में जो कुछ सीखता है, जो कुछ समाज में सीखता है, उसी तरह से अनुसरण जो होता है वो करने लगता है। और ये कहीं ना कहीं सही बात भी है। व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेतों जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर ही कहानी पूरी करने के लिए कहती है। ये विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक रचनावाद, ऑप्शन बी है सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद, ऑप्शन डी है संरचनावाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेत जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के जो पात्र हैं, जो भी थीम है और अंत और संदेश के आधार पर कहानी को पूरा करने के लिए कहती है। विद्यार्थी संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में शामिल है। किसमें है? संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? ऑप्शन ए है रचनात्मकता, ऑप्शन बी है संप्रेषण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है समालोचनात्मक चिंतन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए बी और सी, ऑप्शन बी है ए बी और डी, ऑप्शन सी है बी सी और डी, ऑप्शन डी है ए सी और डी। सही आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहते हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, संप्रेषण और सहयोग का गुण विकसित करना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है अभिक्रमीकरण, प्रोग्रामिक अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन बी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन डी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण के जन्मदाता ब्रिटिश भाषाविद हैरोल्ड पामर व ए.एस. हॉर्नबी हैं। ये शिक्षण विधि सीखने और व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाने के लिए यथार्थवादी स्थिति के उपयोग को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो
इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हो। पहला है बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। तीसरा है कि ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिसका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। पहला है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, तीसरा है कोश विषयक उपागम। ऑप्शन डी है सहकारी भाषा अधिगम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बाहरी सामग्री आधारित निर्देश उपागम के प्रमुख सिद्धांत हैं बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समुचित सामग्री के आधार पर कौशल को विकसित करने पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। पहला है कि अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, दूसरा है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, तीसरा है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना और चौथा है कि टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। पहला कह रहा है कि ABC और D सही, दूसरा है BACD, तीसरा है CDAB और चौथा है CBAD। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, CDA और B यानी कि क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदत्त कार्यों का क्रम होगा। पहला है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख होगा, फिर होगा टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करेंगे, फिर अधिगम की गतिविधि की विकल्पना करेंगे, फिर निर्देश देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। ऑप्शन ए कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा है शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, तीसरा है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, चौथा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन से, दूसरा है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, तीसरा है संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटना, चौथा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटना। ठीक है, भाषा का पाठ्यक्रम संबंधित है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा का पाठ्यक्रम संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए है भाषा के तत्वों में निपुणता, ऑप्शन बी है भाषा के नियमों का अधिगम, ऑप्शन सी है व्यावहारिक कौशलों में निपुणता, ऑप्शन डी है भाषा की कोश रचना में निपुणता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी व्यावहारिक कौशलों में निपुणता भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा अधिगम के लिए व्यवहारिक कौशलों में निपुणता अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम का प्रतीकात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है शब्द भंडार, ऑप्शन सी है टॉपिक, ऑप्शन डी है कार्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कार्य। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित। बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ये हमारा 11/1/2023 को एग्जाम हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लेना। के बारे में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना होता है, फिर में उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सबसे ज़्यादा ईजी ये गद्यांश ही होता है। इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, भारत में लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इन आदिवासी रहते हैं। भारत में क्या है कि लगे हुए जो समुद्र उसमें 500 से अधिक क्या है द्वीप हैं और सदियों से इनमें कौन रह रहा है आदिवासी। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह होती है। आदिवासियों की जीवन शैली कैसी होती है, जो पाषाण युग के लोग थे ना उनके जैसी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। ये भी याद रखो कि अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप है, तो चावरा द्वीप कैसा है, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत है।
कार निकोबार इस द्वीप समूह का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है और कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। इसमें बताया जा रहा है कि कार निकोबार है उस द्वीप समूह का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण द्वीप होता है और इसकी जो चावरा द्वीप की खोज है किसने की थी, बड़ी रोमांचक तरीके से हुई थी। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों को खोजने और जानने का रहा है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य जो है वो क्या करता है कि हमेशा नई नई चीजों को खोजना चाहता है और उसके बारे में जानना चाहता है और इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया था। इसके लिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। तब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब ये तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब कई दिमाग सक्रिय हो उठे और निकोबारियों पर एक ही धुन से वार रहने लगे। कुछ ना कुछ किया जाए, तरह तरह के प्रयोग होने लगे और अचानक कुछ लोगों का ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह कैसे करने लगती है, तैरने लगती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ काटकर उसे छीना प्रारंभ किया। इस तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की, पानी पर तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला जो थी वो समझ में आई और आखिरकार एक छोटी सी नाव बना ली। नाव का नाम दिया गया केनो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत से सटे समुद्र में कितने द्वीप है। ऑप्शन ए है केवल 500, ऑप्शन बी है 500 से कम, ऑप्शन सी है 500 से अधिक, ऑप्शन डी है 5000 से अधिक। तो देखिए इसमें हमारा दिया गया होगा कि कितने नहीं थे। इसमें देखिए ये दिया है कि भारत में लंबे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं और यही पूछ रहा है कि कितने द्वीप है, तो 500 से अधिक है। कहाँ है, 500 से अधिक। तुम्हारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसने हमसे पहले कह दिया कि गद्दान से देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी है कार निकोबार, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है मालदीव। तो देख लीजिए चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। इसमें दिया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा द्वीप का अत्यंत खूबसूरत है चावरा द्वीप। कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। देख लीजिए अंडमान निकोबार कहाँ दिया गया, ये दिया गया है कि चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है, तो अंडमान निकोबार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्दा से देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी भी होते हैं, आप इजिली इनके आंसर दे सकते हैं। हिंदी तो काफी इजी आती है सीटेट के पेपर में। चावरा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा और अत्यंत खूबसूरत द्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण है डैश। ऑप्शन ए है मनुष्य का मनमोजी स्वभाव, ऑप्शन बी है मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव, ऑप्शन सी है मनुष्य की आराम परस्ती, ऑप्शन डी है मनुष्य की श्रमशीलता। तो ये आराम परस्ती वगैरह कुछ होगा नहीं, ना ही मनमोजी स्वभाव होगा। तो होगा क्या, जरा हिंदी देख लेते हैं हमारे गद्यांश में कि क्यों नई नई चीजों की खोज की गई थी। तो इसमें हमें दे भी रहा है कि ये देखिए ये दिया गया है कि मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों को खोजने और जानने का रहा है और इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्या मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव, मनुष्य बहुत ज्यादा ही जिज्ञासु था, इसीलिए उसने नई नई चीजें खोजी थी। ठीक है, मनमोजी नहीं था, आराम परस्ती होगा, कैसे खोज पाएगा, तो जिज्ञासु ही था। श्रमशीलता भी होता है लेकिन जिज्ञासु नहीं होगा तब तक वो चीजों को नहीं खोज पाएगा। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कह रही है कि नई नई खोजों का सिलसिला स्टार्ट होने के पीछे प्रमुख कारण यह था कि मनुष्य का स्वभाव कैसा था, जिज्ञासु, और इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि डैश। ऑप्शन ए है कि समुद्र का आकार विशाल है, ऑप्शन बी है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ऑप्शन सी है कि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था और ऑप्शन डी है उन्हें नाव तैराना नहीं आता था। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। इन आदिवासियों के लिए समुद्र की यात्रा बहुत बड़ी समस्या क्योंकि उन्हें नाव बनाना नहीं आता था और धीरे धीरे उन्होंने नाव बनाना सीख लिया था और अपनी समस्या को हल कर लिया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इन आदिवासियों के लिए समुद्र की यात्रा करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी क्योंकि उन्हें नाव बनाना ही नहीं आता था। उसके बिना खोजों का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सकता था और जब तक एक दिशा से दूसरी जगह जाएंगे नहीं तब तक वो चीजों को खोजेंगे कैसे, इसीलिए नाव बनाने की स्टार्टिंग की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि केनो नाव किससे बनाई गई। ऑप्शन ए है नारियल के पत्ते से, ऑप्शन बी है नारियल के तने से, ऑप्शन सी है नारियल के रेशों से और ऑप्शन डी है नारियल के फल से। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा
ऑप्शन बी नारियल के तने से। ठीक है, कैनो नाव किससे बनाई गई थी? नारियल के तने से। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कैनो नाव जो है वो नारियल के तने से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से डेस विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है छोटी नाव, ऑप्शन बी है कुछ लोग, ऑप्शन सी है नई चीज और ऑप्शन डी है खूब प्रसन्न। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, खूब प्रसन्न। ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। जबकि छोटी नाव, नाव की विशेषता क्या है कि वे छोटी है, ये तो विशेषण विशेष्य है। कुछ लोग, लोगों की विशेषता क्या है कि वे कुछ हैं, ये भी है। नई चीज, चीजों की विशेषता क्या है कि वे नई है। लेकिन खूब प्रसन्न ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे विशेषण विशेष के उदाहरण है छोटी नाव, कुछ लोग और नई चीज। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खूब प्रसन्न। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो खूब प्रसन्न है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो है वो क्या इसके उदाहरण है? विशेषण और विशेष्य के। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जैसे कि नीला, सुंदर, खट्टा, लोभी, ये सब क्या है? विशेषण है, क्योंकि इन शब्दों से हमें क्या पता चले कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, और विशेषण क्या होता है? जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अच्छा, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं विशेष। जैसे कि सविता सबसे लंबी लड़की है, उदाहरण में संज्ञा सविता की विशेषता बता रही है कि सविता कैसी है? सबसे लंबी लड़की है, तो सविता क्या होगी? विशेष होगी। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता होता है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है? ऑप्शन ए है द्वीप, ऑप्शन बी है विद्वान, ऑप्शन सी है द्विज, ऑप्शन डी है देना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, देना। ठीक है, इसमें से जो ये द्वीप है, विद्वान है और द्विज है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जबकि देना है ये क्रिया है। ठीक है, इसीलिए अलग हो जाएगी इन सबसे। हमारी व्याख्या कह रही है कि देना शब्द क्या है? समूह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो द्वीप है, विद्वान है, द्विज है, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि जो ये देना है ये क्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची डैश। ऑप्शन ए है जलधि, ऑप्शन बी है जलद, ऑप्शन सी है जलज, ऑप्शन डी है अम्बु। देखो, ये हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची से पूछ लेता है, भिन्न से पूछ रहा है, गंधांश से पूछ लेता है। ठीक है, विशेषण विशेष से पूछ लेता है। तो इन सबको अच्छे से याद करके जाना। जलद की बात करें तो एक किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और जलद मतलब होता है बादल, जलज मतलब होता है कमल। समुद्र का पूछा तो समुद्र का पर्यायवाची है जलद, और बादल का है जलद, और जलज किसका है? कमल का है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सागर, पयोधि और उदधि। कौन कौन से? सागर, पयोधि, उदधि, पारावर, नदीस। नदीस मतलब नदी की, ईश्वर मतलब भगवान, तो समुद्र ही होगा। नदीस, जलधि मतलब जल देने वाला, वरिधि और नीर निधि। ठीक है, नीर निधि, नीर मतलब पानी, निधि ठीक है नीर निधि। तो सागर, पयोधि, उदधि, बारावर, नदीस, जलधि, वरिधि और नीर निधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि अगर बादल के पूछा है तो जलधर यानी जल को धारण करने वाला, जलद यानी कि जल को प्रदान करने वाला, मेघ, अभ्र, घन और बारिधर, ये अब किसके हैं? बादल के। जबकि आकाश का पूछे तो नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान, ये सब किसके होते हैं? आकाश के पर्यायवाची। ठीक है, तो सब याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्र के हैं सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, जलधि, वरिधि और नीर नदी। बादल के हैं जलधर, जलद, मेघ, अम्बर, घन और बारिधर। और आकाश के हैं नभ, व्योम, गगन और अंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन ए है ये विधानवाचक है, ऑप्शन बी है संकेतवाचक है, ऑप्शन सी है इच्छावाचक है, और उसमें ऑप्शन डी है विस्मृतिवाचक है। तो कई दिमाग सक्रिय हो उठे एक ऐसा ही विधानवाचक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य? विधानवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वे कैसे वाक्य कहलाते हैं? विधानवाचक। ऐसे वाक्य जिससे हमें किसी प्रकार की जानकारी मिले तो विधानवाचक होते हैं। और वाक्य के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। जैसे मेरा काम खत्म हो गया, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या
क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हम चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना और आशीर्वाद का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। जैसे कि आपकी यात्रा शुभ हो, एक इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना और आशीर्वाद का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक गद्यांश दिया जाता है और एक दिया जाता है काव्यांश, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी की पेडागोजी के भी 15 होते हैं। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। हमारा काव्यांश कह रहा है कि जला अस्थियां बारी बारी, छटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिया बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जे बोल, जो आगढ़ लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल। कलम आज उनकी जे बोल, ये हमारा काव्यांश है। इसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि यह कविता किन लोगों को समर्पित है। ऑप्शन ए है जे बोलने वालों को, ऑप्शन बी है लेखक और कवियों को, ऑप्शन सी है मातृभूमि है प्राणों की आहुति देने वालों को, ऑप्शन डी है मातृभूमि है धन दौलत कमाने वालों को। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, मातृभूमि है प्राणों की आहुति देने वालों को यह कविता समर्पित है, ठीक है। वे लोग जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे सकते हैं उन्हें ये कविता समर्पित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पुण्य वेदी से क्या आशय है। ऑप्शन ए है पवित्र वेदी, ऑप्शन बी है पुण्य की वेदी, ऑप्शन सी है बलिदान की वेदी, ऑप्शन डी है विवाह की वेदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिदान की वेदी। पुण्य की वेदी से आशय है कविता में बलिदान की वेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पंक्तियों का कौन सा भाव है। ऑप्शन ए है करुणा, नहीं करुणा तो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है, ऑप्शन बी है वीरता, ऑप्शन सी है भयानक, ये भी नहीं दर्शा रहा था, और ऑप्शन डी है हास्य, भी नहीं, हंस तो कोई रहा ही नहीं था। ये सब ये कह रहे थे वीरता की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा वीरता। कविता की पंक्तियों में वीरता का भाव है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कविता की पंक्तियों में किसका भाव है, वीरता का। रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में किसके द्वारा लिखी गई, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसमें देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना से परे देशभक्तों के द्वारा बलिदान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल जल कर बुझ गए से आशय होता है कि दियों का जलकर बुझ जाना, ऑप्शन बी था कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन सी था कष्ट सहकर स्वतंत्र हो जाना, और ऑप्शन डी था ये तूफानों से दियों का बुझ जाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना। जल जलकर बुझ गए से आशय होता है कि कष्ट सह सहकर क्या करना, कि वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जल जलकर बुझ गए से आशय है कि देशभक्तों के द्वारा कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए है बोल, ऑप्शन बी है मोल, ऑप्शन सी है खोल, ऑप्शन डी है डोर। तो आप देख रहे होंगे इसमें बोल में लास्ट में ला आ रहा है, मोल में लास्ट में ला आ रहा है, खोल में लास्ट में ला आ रहा है, लेकिन डोर में लास्ट में रा आ रहा है, तो इन सबसे भिन्न ही हो जाएगा। तो भिन्न ही पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि बोल, खोल, मोल ये सब है, इनमें लाला आ रहा है और डोर में रा आ रहा है, तो ये सब समूह से कैसे है, भिन्न है, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि डोर शब्द समूह से भिन्न है क्योंकि इसके अंत में रा है, जबकि विकल्प के अन्य शब्दों के अंत में ला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बारी बारी, ऑप्शन बी है जे बोल, ऑप्शन सी है लघुदीप, ऑप्शन डी है जलास्तियां। तो विशेषण विशेष का बताओ कौन सा उदाहरण, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि विशेषण विशेष का बता रहा है। दीप कैसा है, लघु है, लघु मतलब छोटा है, दीप मतलब दीप, तो दीप कैसा है, लघु छोटा है, तो विशेषण विशेष का उदाहरण है, जबकि ये सब नहीं है, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लघु दीप विशेषण विशेष का उदाहरण है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 7 की शिक्षिका एक पंक्ति कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीर बनाने के लिए कहती है। वे ऑप्शन ए है कि अपने कार्यों को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है, ऑप्शन बी है कि भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है, ऑप्शन डी है कि भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि क्लास 7 की जो टीचर है वो एक कविता है एक पंक्ति, ठीक है, उसके पठन के उपरांत उसे पढ़ाने के बाद क्या कर रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सूखी पत्तियां जो होती है उनसे विभिन्न जानवरों की क्या बना रही
रही है, तस्वीरें बना रही है। तो उसके लिए वो क्या कर रही है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि भाषा के साथ कला को क्या कर रही है? समेकित कर रही है। ठीक है, इसने पहले पोएम पढ़ा दी टीचर ने, उसके बाद वो अपनी स्टूडेंट्स के साथ पत्तियां होती हैं उनसे जानवरों को बना रही है। तो वो क्या कर रही है कि भाषा के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ कला को भी समेकित कर रही है। उससे बच्चों को ज्ञान हो जाएगा उस जानवर के बारे में। ठीक है, अच्छे से उसके पता चल जाएगा, उसके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि क्लास 7 की शिक्षिका एक पंक्ति कविता के पठन उपरांत यानी पढ़ाने के बाद कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की क्या बना रही है? तस्वीर बना रही है। इससे शिक्षिका शिक्षार्थियों से भाषा के साथ साथ कला को भी समेकित कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ऑप्शन ए कि प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। मतलब हमारी जो क्लासरूम चल रही है इसमें क्या है कि प्रकृति में बहुभाषिक है, मतलब अलग अलग भाषा के लोग पढ़ रहे हैं। कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई मराठी, कोई उर्दू, ये अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसे टीचर को क्या करना चाहिए कि इसे एक बाधा नहीं समझनी चाहिए, इसे समझना क्या है? संसाधन, ये सोच समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है कि प्रत्येक बच्चे को एक ही तरीके से सिखाए, यानी कि सिर्फ हिंदी से ही सब बच्चों को सिखाए या फिर सिर्फ इंग्लिश से सिखाए, सिर्फ मराठी से, तो गलत हो जाएगा। ऐसा करेगी तो बाकी बच्चे बेचारे कैसे सीख पाएंगे ना, तो गलत है। दूसरा क्या है कि बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके कि भाषा से क्या सके परिचित हो सके। तो थोड़ा सही लग रहा है, अगला भी देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। नहीं, ऐसा चाहकर भी टीचर नहीं कर सकती। मान लीजिए अगर टीचर को इंग्लिश बोलनी आती है और उसके स्टूडेंट हिंदी, मराठी, पंजाबी सभी बोलते हैं, तो एक टीचर कैसे सारी लैंग्वेज सीख पाएगी? थोड़ी थोड़ी सीख ले, फिर भी वो निपुणता कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अगर वो हिंदी बोलेगी तो वो इंग्लिश में निपुण नहीं होगी, निपुण होगी अगर इंग्लिश में तो मराठी में नहीं हो पाएगी, संस्कृत में होगी तो पंजाबी में नहीं हो पाएगी। मतलब सारी लैंग्वेज में वो निपुण नहीं हो सकती चाह कर भी, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन होती है ना। चौथा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। हर एक बच्चा क्या कर महसूस कर सके? सुरक्षित और स्वीकृत। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि जो प्रत्येक बच्चा यानी हर एक बच्चा है जिसकी अलग अलग लैंग्वेज है वो क्या कर सके कि सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। उसे ऐसा ना लगे कि वो अलग थलग है, मतलब उसे ना लगे कि मैं अगर पंजाबी बोलता हूँ या हिंदी या इंग्लिश अंग्रेजी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज मराठी वगैरह बोलता हूँ तो मैं यहाँ इन लोगों से कैसा हूँ, अलग हूँ, मतलब डिफरेंट। उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, उसे एक साथ फील होना चाहिए कि मैं भी इन लोगों के जैसा ही हूँ, और सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो अलग थलग उसे ना फील कराना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हम क्या कह रही है कि भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। मतलब भारतीय कक्षा में क्या होता है कि सब बच्चे होते हैं अलग अलग लैंग्वेज वाले, वो एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। उन्हें कैसे सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? एक संसाधन के रूप में। ठीक है, जिससे प्रत्येक बच्चा कैसा महसूस कर सके? सुरक्षित और स्वीकृत। अगला क्वेश्चन क्या है कि गहन पठन रणनीति डेस पर बल देती है। ऑप्शन ए है कि आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना, ऑप्शन बी है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, ऑप्शन सी है संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, और ऑप्शन डी है दूसरों के लिए पढ़ना। हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। गहन पठन रणनीति में गहन पढ़ना, गहन से मतलब होता है कि बारीकी, गहन से पढ़ना मतलब विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। हम कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए अगर उसे पढ़ रहे हैं तो वही वाला कहलाता है गहन पठन रणनीति। ठीक है, आनंद के लिए पढ़े या फिर संपूर्ण समझ के लिए पढ़े वो अलग बात हो जाती है, लेकिन गहन पठन रणनीति विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ने पर बल देती है, इसलिए अन्य विकल्प वो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि डेस और ये है कि महत्वपूर्ण संकेत को उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ऑप्शन ए है कि उन्हें अपनी लिखावट को सुधारने में मदद करता है, यानी कि जो उद्यमी पाठक है उसके लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन क्यों है? इसलिए है कि वो क्यों सिर्फ संकेत को उपलब्ध करा रहा है कि कहानी में हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, या फिर इसलिए कि वो उसके लिखावट को सुधारने में मदद कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि इसलिए बनाता है क्योंकि वो उसे आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक मतलब बढ़िया लेखक बनाता है। और तीसरा चौथा कह रहा है कि उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है, इससे वो सुनने में अच्छी क्षमता
क्षमता पाते हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ठीक है, उद्दीमन पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण संकेत को उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उद्यमी पाठक के लिए चित्र पठन क्या होता है, एक मूल्यवान संसाधन होता है क्योंकि इससे महत्वपूर्ण संकेत हमें उपलब्ध होते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। चित्र पाठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी सीटेट में हिंदी की पेडागोजी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है। ऑप्शन ए है सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी है विषय वस्तु में कठिन शब्द, ऑप्शन सी है विचार प्रस्तुति और सुसंगता, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विचार प्रस्तुति और सुसंगता एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल है। ठीक है, विचार प्रस्तुति और सुसंगता। हमारी व्याख्या भी कह रही है एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में प्रभाव विचारों को, प्रस्तुति को, सुसंगता को शामिल किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प जो होते हैं वो प्रभावी अनुच्छेद के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, ये कहलाता है। ऑप्शन ए है स्ववर्तनी लेखन, ऑप्शन बी है समसामयिक लेखन, ऑप्शन सी है आड़ी तिरछी रेखाएं, ऑप्शन डी है जिंग जैंग लेखन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आड़ी तिरछी रेखाएं। एक छोटा बच्चा होता है वो किसी भी सतह पर पेंसिल या फिर मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करता है और ये आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाता है। हमारा एक व्याख्या कह रही है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों का ये क्रियाकलाप आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना कहलाता है। क्या कहलाता है? आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, ऑप्शन बी है अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़े के रूप में समझना, और ऑप्शन डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। ये समग्र भाषा से तात्पर्य है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समग्र भाषा से तात्पर्य होता है कि जो शब्द होते हैं उनको भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, जबकि अन्य विकल्प संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा की शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वह डैश का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष पद्धति, ऑप्शन सी है संरचना उपागम, और ऑप्शन डी है संप्रेषण परक उपागम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, एक शिक्षिका है वो लक्ष्य भाषा की शिक्षण के लिए बच्चों की जो मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज है उसका प्रयोग कर रही है और उसको अनुदेशन का माध्यम बनाती है। तो वो किसका प्रयोग कर रही है? वो व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को डैश और अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। ऑप्शन ए है याद रखने और समझने, ऑप्शन बी है समझने और विश्लेषण करने, ऑप्शन सी है परखने और विश्लेषण करने, ऑप्शन डी है परखने और संश्लेषित करने। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, समझने और विश्लेषण करने। सुनना और दूसरे व्यक्ति की जो मौखिक भाषा होती है और गैर शाब्दिक संदेश होते हैं उसको समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्या है? एबिलिटी यानी कि योग्यता है। हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यात करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है देखभाल करने वाले का बाग, ऑप्शन बी है बाल निर्देशित बाग, ऑप्शन सी है शिशु निर्देशित बाग, ऑप्शन डी है शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, देखभाल करने वाले का बाग। भाषा सीखने में भाषाई निवेश जो होता है उसको व्याख्यात करने में देखभाल करने वाले का बाग, देखभाल करने वाले का बाग शब्दावली जो है वो सर्वाधिक क्या है? उपयोगी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसकी भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है वाक्य संरचना की समस्या, ऑप्शन बी है भाषा के अर्थ की समस्या, ऑप्शन सी है विकास की संवेदनशील अवधि, ऑप्शन डी है सहज प्रज्ञावाद। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, विकास की संवेदनशील अवधि। एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या फिर कोई भी खुलासा नहीं होता है, तो उसका विकास कैसा होता है? सीमित। और ये विकास की संवेदनशील अवधि होती है, उसका समर्थन कर रहा है। हम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है? ऑप्शन ए है संबंध बनाना, ऑप्शन बी है अनुमान लगाना, ऑप्शन सी है लिपिबद्ध करना, ऑप्शन डी है अवबोधन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपिबद्ध करना। ये पठन का उपकौशल नहीं है, बल्कि संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन ये पठन के उपकौशल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये भाषा अर्जन को सुगम यानी आसान बनाती है। शिक्षक का ये विश्वास देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी है स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, स्टीफन क्रैशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। एक जो शिक्षिका है वो इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये भाषा अर्जन को सुगम यानी आसान बनाती है। शिक्षा का विश्वास स्टीफन क्रैशन सा भाषा अर्जन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? यानी इसमें से कौन सा उदाहरण है जो निर्माणवादी कक्षा कक्ष का है? ऑप्शन ए है कि बच्चे समूह में परस्पर मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। मतलब जब बच्चे आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, तो वो निर्माणवादी कक्षा है कि नहीं है? ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब हमने कुछ बोर्ड में लिख दिया है और उसको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, वो भी सुंदर लिखावट में, तो ये क्या निर्माणवादी कक्षा कक्ष हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे क्या निर्माण हो रहा है? कुछ भी नहीं। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि जो टीचर जो कुछ भी बोल रहा है और वो बच्चा है बड़े ध्यान से सुन रहा है और कोई किस तरह की बातें नहीं कर रहा, तो वो निर्माणवादी हो जाएंगे। ऐसा तो भी नहीं होगा, ये भी गलत है। और अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ऐसे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाए वो बहुत ही ज़्यादा जो अनुभवी हो, तो इससे निर्माणवादी कक्षा बनेगी, इससे भी नहीं बनेगी। तो हमसे पूछ रहा है कि निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण क्या है, तो इससे आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा कि बच्चे जब आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, एक दूसरे डिस्कशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे क्या मतलब करना चाहिए, और थोड़ा सा शोरगुल हो रहा हो, तो वही निर्माणवादी कक्षा कक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का विकार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि ऑप्शन ए है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है, ऑप्शन बी है भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं भाषा उसका निर्धारण करती है, ऑप्शन डी है कि विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ठीक है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है। हमारी इस व्याख्या कह रही है कि भाषा का विचार सापेक्ष रूप से विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।